तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एक सिंपल से थॉट एक्सपेरिमेंट से हम आइंस्टाइन के टाइम डायलेशन, स्पेस टाइम चक्रव्यूह के इस सारी तिकड़म को समझ सकते हैं, इस सारे खेल को समझ सकते हैं। ये चक्रव्यूह हमें समझ में आ सकता है, ये उलझन या कंफ्यूजन सुलझ सकती है। एक बहुत सिंपल सा थॉट एक्सपेरिमेंट जो हमारे आम जीवन में दिन प्रतिदिन घटित होता है। ये डेली घटित हो रहा है, बस हमने ध्यान नहीं दिया। सपोज कि आपको कहीं जाना है और डिस्टेंस जो है 10 किलोमीटर है, आपकी जो डेस्टिनेशन है वो 10 किलोमीटर दूर है। अब उस 10 किलोमीटर को जाने के लिए आपके पास जो व्हीकल है वो या तो स्कूटर है या कार है या बाइक है या हेलीकॉप्टर, वट एवर यू हैव, उस व्हीकल को यूज करते हुए आप 10 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करते हो। और 10 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करने में आप स्पीड रखते हो 60 किलोमीटर पर आवर। अब यदि 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आप रख रहे हो तो 10 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करने में आपको समय लगेगा 10 मिनट्स। वहीं पे यदि आपकी स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर कर दी जाए तो आपको समय लगेगा 5 मिनट्स। यहीं पे आपकी स्पीड यदि 240 किलोमीटर पर आवर कर दी जाए तो आपको टाइम लगेगा 2.5 मिनट्स, मीन्स टू से 150 सेकेंड्स। यहीं पे आपकी स्पीड बढ़ा के 480 किलोमीटर कर दी जाए तो आपको जो टाइम लगेगा वो है 75 सेकेंड्स, 1 आवर एंड 15 सेकेंड्स, सॉरी 1 मिनट एंड 15 सेकेंड्स। वहीं पर यदि आपकी स्पीड कर दी जाए 960 किलोमीटर पर आवर तो आपको जो समय लगेगा वो होगा नियर अबाउट 37.5 सेकेंड। आपको पता है कि मानव प्रजाति द्वारा अब तक बनाया गया सबसे तेज जेट जो है, सबसे फास्ट जेट, उसकी स्पीड कितनी है? लगभग 11,852 या 54 किलोमीटर पर आवर। नासा का कोई जेट है X-52 या X-42 करके नेम है, और वो मैन्ड नहीं था, मतलब मैनेड नहीं था, उसमें मैन नहीं, आदमी नहीं था, मैन रहित विमान था, यानी मानव रहित विमान, बिना मानव के उड़ा है। और ये उसकी स्पीड जो उसने पकड़ी थी, उस स्पीड से यदि किसी जेट में यात्रा की जाए तो वो उसकी जो स्पीड निकल के आती है पर सेकंड, वो निकल के आती है 3 किलोमीटर 1 सेकंड, 3 किलोमीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में वो 3 किलोमीटर जा सकता है। यानी वो 10 किलोमीटर की डिस्टेंस अगर आपको वो जेट दे दिया जाए तो आपको 3 सेकंड या 3.5 सेकंड लगेंगे उस 10 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने में। अब इससे क्या निकल के आ रहा? जैसे जैसे स्पीड बढ़ती चली जा रही है, समय, टाइम छोटा 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 और छोटा होता चला जा रहा है। वही 10 किलोमीटर की डिस्टेंस है, हमने स्पीड बढ़ाई, वेलोसिटी बढ़ाई, एक्सेलरेशन किया, तो वो जो टाइम है वो 10 मिनट से घट के 3 सेकंड तक आ पहुंचा है। यही स्पीड अगर बढ़ाते चले जाएं, अगर पॉसिबल है, बढ़ाना तो पॉसिबल स्पीड को, यही स्पीड यदि हम बढ़ाते चले जाएं तो टाइम और कम और कम और कम और कम होता चला जाएगा। कितना कम होगा भाई? कम की एक लिमिटेशन तो 0 है ना। क्या टाइम के 0 होने की संभावनाएं हैं? बिल्कुल है। यही है आइंस्टाइन का सारा टाइम का खेल। एक ऐसी स्पीड आती है, एक ऐसी स्पीड लिमिट आती है कि उसके बाद ना तो स्पीड बढ़ सकती है ना टाइम और कम हो सकता है, और वो स्पीड लिमिट है स्पीड ऑफ लाइट। तो सबसे कहना चाहूंगा वीडियो को पूरा देखना, अंत तक देखना। हो सकता है 2 प्रकार के लोगों के वहम टूट जाएं। एक वो लोग जो साइंस की फील्ड के हैं और ये मानते हैं कि टाइम ट्रैवलिंग का जो 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 थियरी है वो पॉसिबल है, टाइम ट्रैवलिंग की जा सकती है, तो वो भी शायद समाप्त हो जाए। दूसरे वो जो इसके बिल्कुल अगेंस्ट है, जो सोचते हैं कि नहीं ये इम्पॉसिबल है, उनकी भी अवधारणा बदल जाए। क्योंकि तथ्य जिस चीज को प्रकट करते हैं, फैक्ट जो चीज हमारे सामने रिवील करते हैं, वो जरूरी नहीं है वो हो जो दोनों में से कोई भी सोच रहा है या दोनों सोच रहे हैं, वो कुछ अलग हो सकते हैं। फैक्ट की यही विशेषता है।
फैक्ट जब प्रकट होते हैं तो फैक्ट हमारी सोच के अकॉर्डिंग नहीं होते, वो अपने अकॉर्डिंग होते हैं। और जब वो अपने अकॉर्डिंग होते हैं तो हमारी सोच को उसके अनुसार बदलना पड़ता है। इसलिए आप सभी से कह रहा हूं, आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को अंत तक देखना। कुछ चीजें समझ में आएंगी, कुछ चीजें नहीं भी समझ में आए। Einstein once said, if I am given 1 hour to solve a problem, I will spend 55 minutes to understand that problem, to analyze that problem, and I will give only 5 minutes to thinking about the solution, because the solution is always installed in the problem. यदि मुझे 1 घंटा दिया जाए किसी समस्या को सुलझाने के लिए, तो उसमें से 55 मिनट मैं उस समस्या का विश्लेषण करने में, उस समस्या को समझाने में, उसको एक्सप्लोर करने में लगाऊंगा, और 5 मिनट मैं सोचूंगा कि उसका सॉल्यूशन के बारे में विचार किया जाए। और इसका कारण यह है कि समस्या का समाधान समस्या में ही होता है। यदि हम उस समस्या को समझ लें तो क्या पता समाधान की आवश्यकता ही नहीं पड़े, समस्या खुद समाधान हो जाए। तो जो भी कंसेप्ट्स आपके सामने रखे गए हैं आज तक, टाइम ट्रेवलिंग के, स्पेस टाइम के, जिसमें टाइम ट्रेवलिंग बहुत अधिक फिक्सिशियस हो गया, उसमें बहुत फिक्शन घुसा दिए गए, दुनिया भर की मूवी बनी पड़ी है टाइम ट्रेवलिंग पे, दुनिया भर के साइंटिस्ट ने थियरीज दे रखी हैं और पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं, हाइपोथेटिकल पॉसिबिलिटीज दिखा रहे हैं। तो क्या टाइम ट्रेवलिंग पॉसिबल है? इसी पे बात करते हैं। सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि टाइम ट्रेवलिंग की कंडीशन आती कहां पे है। टाइम ट्रेवलिंग की कंडीशन वहां पे आती है जहां पे टाइम 0 हो जाता है। एक्चुअली हमारा ये यूनिवर्स जो है 3 डायमेंशनल तो है, जिसको हम ह्यूमन बीइंग जानते हैं, ठीक है। अब यहां पे 3 डायमेंशंस तो मैं फिर से नहीं समझाऊंगा, लेकिन फिर भी एग्जांपल के लिए बता देता हूं। जो एक पॉइंट होता है जिसमें ना लंबाई है, ना चौड़ाई है, ना ऊंचाई है, वो एक 0 डायमेंशनल स्फेयर है। जो एक लाइन होती है जिसमें केवल लंबाई है, कोई चौड़ाई नहीं है, वो एक 1 डायमेंशनल स्फेयर होता है। जब किसी चीज में चौड़ाई और लंबाई आ जाए तो 2 डायमेंशनल हो जाती है, और जब किसी चीज में चौड़ाई और लंबाई के साथ साथ ऊंचाई या मोटाई भी आ जाए तो 3 डायमेंशनल होती है। तीसरा आयाम है ये, और हम ह्यूमन बीइंग 3 डायमेंशन में जीते हैं। इसका एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल बताऊं तो चींटी को आप कहीं से भी गिराओ, कितनी भी ऊंचाई से गिरा दो, उसको चोट नहीं लगेगी। चींटी को आप कितने भी राउंड शेप के या 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के ऊपर रख दो, वो चल के ही निकलेगी वहां से, वो कभी जंप नहीं करती है, क्योंकि चींटी के लिए तीसरा डिमेंशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। चींटी जंप कर ही नहीं सकती। चींटी जब पत्थर उठा के चल रही है तो वो भी उसे 2 डायमेंशन समझ के ही उठा के चल रही है, वो अपने आप को भी 2 डायमेंशन में ही देख। ये होती हैं 3 डायमेंशन। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। E इज इक्वल टू mc²। एनर्जी, मास आपस में एक दूसरे में कन्वर्टेबल है। मास को यदि कांस्टेंट स्पीड या स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर करके रन किया जाए तो टोटल पूरा का पूरा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन मास इस स्पीड से दौड़ाया नहीं जा सकता, इसलिए मास से हमें पूरी एनर्जी नहीं मिलती। दैट्स वाई पेट्रोल वगैरह जो भी हम ऑयल यूज करते हैं वो हम 50-60% यूज कर पाते हैं, बाकी वो वेस्ट हो जाता है, क्योंकि वो पूरा का पूरा बर्न नहीं कर पाते हैं हम, क्योंकि मास को पूरा का पूरा एनर्जी में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं है। ठीक, अब टाइम ट्रेवलिंग का कंसेप्ट कहां से उत्पन्न होता है? टाइम ट्रेवलिंग का कंसेप्ट उत्पन्न होता है, जैसा कि हमने पता किया, यदि एक ऐसी स्पीड पकड़ ली जाए जो स्पीड पे टाइम 0 हो जाए तो वो 4th डिमेंशन है। लाइक अगर हम किसी स्पेस जेट में बैठे हैं या किसी स्पेसशिप में बैठे हैं और वो बहुत तेज दौड़ रहा है, उसकी स्पीड नियर टू लाइट है या लाइट की स्पीड ही है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, तो डेफिनेटली हम इस मटेरियल वर्ल्ड के जो डिमेंशन है इससे दूर हो जाएंगे। हम जिस वर्ल्ड में होंगे
वो लाइट होगी, वहां पे मास नहीं है, क्योंकि फोटोन ही एकमात्र, लाइट ही एकमात्र ऐसी चीज है जो स्पीड ऑफ लाइट से चल सकती है। क्यों? क्योंकि उसमें मास नहीं है। और कोई भी मैसिव चीज जिसके अंदर मास या द्रव्यमान है, यानी अब मास और द्रव्यमान को बहुत सिंपल भाषा में समझना है, जो भी भौतिक चीज है, जो भी मटेरियल है, जो भी ठोस है, वो चीज वो कभी भी इस लेवल पर नहीं आ सकती कि उसको स्पीड ऑफ लाइट दे दी जाए। कांस्टेंट स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड वो स्पीड है, वो स्पीड उसे प्रोवाइड करवाई जा सके, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। मैसिव चीज कभी भी इस स्पीड को नहीं पकड़ सकती। इस स्पीड को पकड़ने का अधिकार केवल और केवल लाइट स्वयं को है, यानी फोटोन पार्टिकल को, जिसके थ्रू लाइट ट्रेवल करती है। तो फोटोन पार्टिकल ही वो पार्टिकल है जो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से रन कर सकता है, और इस स्पीड पर रन करने के लिए उसको मासलेस होना पड़ता है, इसलिए फोटोन का मास 0 होता है। तो हम लाइट की स्पीड पे तभी पहुंच सकते हैं जब हम मासलेस हो जाएं, यानी हमारे अंदर कोई द्रव्यमान न रहे, यानी हमारी भौतिकता खत्म हो जाए, हम अभौतिक हो जाए, हम इमेटेरियल हो जाए, हमारे अंदर मैटर ना हो, नॉन मैटर हो जाए। और ये तो पॉसिबल नहीं है। यदि हमें वो लाइट की स्पीड पकड़नी है तो ऑब्वियसली हमें यही रह जो है वही रह के पकड़नी है, और वो रह के हम पकड़ नहीं सकते। इसका रीजन बड़ा सिंपल सा है। आइंस्टाइन सेम सी स्क्वेयर करते हैं उसे, E इज इक्वल टू MC स्क्वेयर। स्क्वेयर का क्या मतलब? स्क्वेयर का मतलब ये है कि आपका जो मास है उसको इस स्पीड से रन किया जाए कि जो कांस्टेंट है वो डबल हो जाए। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड रहकर वो जो मास है, जितना भी मास है, वो 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 3 लाख हो जाए, तब जाके वो कन्वर्ट होगा पूरा एनर्जी में, तब वो मास जाके कहीं फोटोन बनेगा, तब वो जाके कहीं स्पीड ऑफ लाइट पकड़ेगा। और ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। कारण, क्योंकि जितना कोई चीज स्पीड पकड़ती चली जाती है उतना उस चीज का वजन या उस चीज का मास बढ़ता चला जाता है। क्यों बढ़ता चला जाता है? क्योंकि जो एनर्जी उसको स्पीड अप करने में लग रही है वो एनर्जी वापस उस मास में कन्वर्ट हो रही है, और उस मास को बढ़ाई चली जा रही है उस ऑब्जेक्ट के। और इस तरह से जब वो मास बढ़ता रहेगा तो उस मास को स्पीड ऑफ लाइट तक पहुंचने के लिए इनफाइनाइट होना पड़ेगा। कोई स्पेसशिप अगर ट्रेवल कर रहा है और वो स्पीड ऑफ लाइट पकड़ना चाह रहा है तो उसके पास इतना ज्यादा मास होना चाहिए, इतना अधिक द्रव्यमान होना चाहिए कि वो अनंत द्रव्यमान हो जाए। और अनंत द्रव्यमान की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती, क्योंकि अनंत की कोई सीमा थोड़ी है। इसलिए क्योंकि इन्फिनाइट होगा, क्योंकि सी स्क्वायर है। अब इतना द्रव्यमान तो कहीं से नहीं आ सकता, इम्पॉसिबल है, ये अमाउंट तो बहुत ज्यादा है, इट इज इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट द्रव्यमान मास हम नहीं ला सकते किसी ऑब्जेक्ट के लिए, तो इसलिए हम स्पीड ऑफ लाइट भी नहीं कैच कर सकते। और स्पीड ऑफ लाइट कैच किए बिना हम टाइम ट्रेवलिंग की कल्पना भी नहीं कर सकते। अभी तो टाइम ट्रेवलिंग आई भी नहीं है जो मैं बात कर रहा हूं। यहां तक तो ये बात आ रही है कि भाई जो स्पीड ऑफ लाइट पे हमें पहुंचना है, जो 4th डिमेंशन है, वहां पे टाइम ट्रेवलिंग शुरू नहीं हो रही स्पीड ऑफ लाइट पे। वहां पे सिर्फ और सिर्फ हम मासलेस हो रहे हैं। और मासलेस वाली कहानी, ये पॉइंट मैं आगे डिस्कस करूंगा। यहां पर एक और नए चीज इंट्रोड्यूस हो जाती है पिक्चर में, एक फ्रेम में एक और नए साइंटिस्ट फिजिसिस्ट आ जाते हैं, उनकी भी बात करूंगा। लेकिन फिलहाल हम इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं। अब ये 4th डिमेंशन है। अब ये 4th डिमेंशन पे हम उस कंडीशन में होंगे जब टाइम हमारे लिए रुक जाएगा। और टाइम रुक जाने का मतलब ये नहीं है कि हम टाइम ट्रेवलिंग कर लेंगे। टाइम ट्रेवलिंग करने के लिए हमें उससे भी अधिक स्पीड चाहिए, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की जो स्पीड है वो हमारे उसमें रेफरेंस फ्रेम में, ठीक है। अब कई लोग सोच सकते हैं कई लोग सोच सकते हैं कि लाइट को टाइम क्यों नहीं लगता। लाइट को तो टाइम लगता है, सूर्य की रोशनी हम तक पहुंचने में 27 सेकंड ऐसा कुछ टाइम लेती है। तो हम कैसे कह सकते हैं 8 मिनट 27 सेकंड अगर उसे लग रहे हैं और हम काउंट कर रहे हैं कि इतना प्रकाश इतने लाइट ईयर्स दूर से ये चीज आ रही है, तो लाइट तो ट्रेवल कर रही है, तो उसको टाइम तो लग रहा है। टाइम हमारे रेफरेंस फ्रेम में लग रहा है, ध्यान रखना। हमारी स्पीड स्लो है, हमारी अर्थ की स्पीड 1100-1200 किलोमीटर पर आवर हो सकती है अराउंड द सन,
तो हमारी स्पीड स्लो हो सकती है, बट लाइट की स्पीड लाइट के रेफरेंस फ्रेम से वही है। तो हमारी स्पीड स्लो है तो हमारे रेफरेंस फ्रेम से लाइट को टाइम लग रहा है। आप गौर करो, सूर्य की लाइट पृथ्वी तक नहीं पहुंच रही है, सूर्य की लाइट तो ऑलवेज देयर है, पृथ्वी घूम रही है। और पृथ्वी घूम रही है, इसलिए जब हम लाइट की साइड आते हैं तो हम देखते हैं कितनी देर में हम लाइट की साइड आ रहे हैं। हम उसे 8.5 मिनट, 8.5 मिनट हमारा एनिमरेशन है, इट इज नॉट अ फैक्ट, क्योंकि लाइट ट्रेवल करती ही नहीं है। लाइट ऑलवेज है, क्योंकि लाइट को जब टाइम लगता ही नहीं है उसके रेफरेंस फ्रेम में, ये 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, तो हम काउंट कर रहे हैं हमारे रेफरेंस फ्रेम से। लाइट के रेफरेंस फ्रेम से तो उसे टाइम लग ही नहीं रहा, वहां तो टाइम 0 है। जब ये स्पीड आ जाती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, 3 लाख किलोमीटर की स्पीड आ जाती है, तो वहां पर टाइम इज 0। तो अगर हमने लाइट की स्पीड पकड़ ली है तो हम लाइट हो गए हैं, और हम लाइट हो गए हैं तो हम 4th डिमेंशन में आ गए हैं। आइंस्टाइन टाइम को 4th डिमेंशन कहता है। वन मोर थिंग हियर, स्पेस टाइम कोई अलग अलग चीजें नहीं है, स्पेस टाइम एक ही है, एक ही चीज का नाम स्पेस टाइम है। हम स्पेस एंड टाइम को अलग अलग काउंट करते आ रहे हैं, ये स्पेस है, ये टाइम है, ये स्पेस है, ये टाइम है। नहीं, स्पेस और टाइम नहीं, ये स्पेस टाइम है। लाइक किसी बोतल को आप बोतल और बोतल का ढक्कन काउंट करने लग जाओ तो 2 हो जाओगे, लेकिन आपको भी पता है बोतल बोतल का ढक्कन बोतल ही कहला रहे हैं, दे बोथ आर नॉट डिफरेंट। इसी पर्सपेक्टिव में स्पेस टाइम को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि आइंस्टाइन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी का एक कॉन्सिक्वेंस जहां टाइम डायलेशन है, वहीं दूसरा कॉन्सिक्वेंस लेंथ कॉन्ट्रैक्शन भी है। और हम टाइम डायलेशन पे चले चले जा रहे हैं, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन को भूल रहे हैं। इस पर भी बात करने की आवश्यकता है। सो पिछले पॉइंट पे आते हैं। अब लाइट की स्पीड पे तो हम पहुंच गए, स्पीड ऑफ लाइट तो हमने गेन कर ली, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट पे हम टाइम ट्रेवलिंग की कंडीशन में नहीं आ गए हैं। वहां सिर्फ हम 4th डिमेंशन में प्रवेश किए हैं, वहां पे हमारे लिए टाइम रुका है। अब टाइम ट्रेवलिंग के लिए उस टाइम को रिवर्स में चलना पड़ेगा। हम अगर पास्ट फ्यूचर में ट्रेवल करना चाह रहे हैं तो वो टाइम रिवर्स में जाएगा, यानी कि इस लाइट की जो स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, उससे भी अधिक स्पीड पे हमें आना पड़ेगा। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से अधिक स्पीड जब आएंगे तो 3 लाख किलोमीटर पे टाइम 0 हो गया। अब उससे जब अधिक स्पीड हम गेन करेंगे तो टाइम जो है माइनस में होने लग जाएगा, माइनस में चलने लग जाएगा। तब जाके कहीं टाइम ट्रेवलिंग का कंसेप्ट पैदा होगा, तब जाके कहीं टाइम ट्रेवलिंग की कल्पना पैदा होगी। और वो कितना माइनस में होगा कि हम इतना टाइम ट्रेवलिंग कर जाएं कि हम लाइक जैसे गॉडफादर पैराडॉक्स दिया जाता है कि यदि मैं टाइम ट्रेवल करके अपने ही दादाजी को मार दूंगा तो मैं पैदा कैसे होऊंगा। ये इसलिए दिया जाता है कि टाइम ट्रेवल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टाइम ट्रेवल से ये ग्लिच आ जाएगा यूनिवर्स में। लेकिन टाइम ट्रेवल पॉसिबल ही नहीं है तो यह भी संभावना नगण्य है। अब टाइम रिवर्स में चलने लगेगा यदि हम इस स्पीड से ज्यादा, लेकिन आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जो एक और लॉ, जो रूल निकल के आता है, जो नियम निकल के आता है, वो ये है कि इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज कांस्टेंट स्पीड से ज्यादा हो ही नहीं सकती। लाइट की स्पीड से ज्यादा कोई स्पीड हो ही नहीं सकती, और आज तक इसका कोई प्रमाण नहीं है कि लाइट की स्पीड से ज्यादा कोई स्पीड हो सकती है। सिर्फ हमारी कल्पना है, सिर्फ हमारा फिक्शन है, सिर्फ हमारी इमेजिनेशन है। कुछ लोग ये जो अपना एक कंसेप्ट आया है पार्टिकल इंटेंगलमेंट, यानी कि 2 पार्टिकल जो यहां एक ही पार्टिकल के 2 रूप, जो ब्रह्मांड के एक इस छोर पे एक उस छोर पे है, और इस पार्टिकल में यदि हम कोई इंफॉर्मेशन इनपुट करें तो उसकी जस्ट अपोजिट इंफॉर्मेशन दूसरे पार्टिकल में इनपुट हो जाएगी और उसके अपोजिट इनपुट होगी। फॉर एग्जांपल हम इस पार्टिकल को राइट साइड स्पिन करवाएं तो दूसरा पार्टिकल, चाहे वो कितना ही मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर है, ट्रिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर है, वो पार्टिकल जस्ट इंस्टेंटली, विदाउट टेकिंग एनी टाइम, इंस्टेंटली उसी वक्त ये पार्टिकल अगर हम लेफ्ट घुमाएंगे तो वो राइट घूम जाएगा। ये इंटेंगलमेंट का कंसेप्ट है। लेकिन ध्यान रखना, यहां भी इंस्टेंटली की बात हो रही है,
यानी वो भी स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा नहीं जा रहा है। ये जैसे घूम रहा है वो वैसे ही तुरंत वो घूम जा रहा है। अब स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा होने का मतलब यह था कि उस पार्टिकल को पहले ही यह पता लग जाता कि इस पार्टिकल को घुमाया जा रहा है, तो वो पहले ही उसके अपोजिट डायरेक्शन में घूम जाता, तब जाके ये कहीं घूमता। यानी कार्य पहले हो जाता, कारण बाद में होता। इफेक्ट पहले आ जाता और जो उसका कोज है वो बाद में अपना रूप लेता। तब तो वहां जाता कि लाइट की स्पीड से ज्यादा स्पीड हो गई है। लेकिन इंस्टेंटली ये हो रहा है तो इसका मतलब ये स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा नहीं गया है। अब ये होता कि पहले ये घूमता और फिर ये घूमता, तब हम मानते कि स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा है। तो ये भी इस लॉ को नहीं तोड़ता। एक और चीज कही जाती है कि स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा के लिए, कि हमारा ब्रह्मांड स्पीड ऑफ लाइट से भी अधिक तेज गति से एक्सपेंड कर रहा है। इसमें भी एक प्रॉब्लम है, समझने की जरूरत है। एक्चुअली ब्रह्मांड का जब हम एक्सपेंशन मेजर करते हैं तो हम क्या करते हैं कि ब्रह्मांड के सेंटर से, यूनिवर्स के सेंटर से दोनों साइड में यूनिवर्स फैल रहा है। 13.8 बिलियन लाइट ईयर्स जो भी हम मानते हैं फैल रहा है। तो जो ये आकाश एक दूसरे से जो जितने भी हमारी ये जो गैलेक्सीज हैं वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं, वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो भाई इस जो यूनिवर्स का जो सेंटर है, उस सेंटर से इधर की साइड मान लो 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से दूर जा रही है, और इधर की साइड भी 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से दूर जा रही है। तो 2 लाख इज इक्वल टू 4 लाख किलोमीटर पर सेकंड। तो हम जब ये नाप रहे हैं ना लाइट स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा, तो हम दोनों साइड को प्लस करके नाप रहे हैं, ऐड करके नाप रहे हैं, सम कर रहे हैं दोनों का। अदरवाइज यूनिवर्स भी स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा एक्सपेंड नहीं हो रहा है। आइंस्टाइन का लॉ कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है। एक कंडीशन है जहां पे लॉ ब्रेक होता दिखता है, एंड दैट इज ब्लैक होल, और उसके बारे में अभी हमें कुछ नहीं पता सिवाय मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के। तो उस पर बात नहीं करेंगे क्योंकि हम फिलहाल टाइम ट्रेवलिंग की बात कर रहे हैं। तो बात यह निकल के आती है कि भाई जब हम लाइट की स्पीड ही नहीं पकड़ सकते तो लाइट की स्पीड से ज्यादा होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, और ज्यादा हुए बिना टाइम ट्रेवलिंग आ नहीं सकती। यानी कि 4th डिमेंशन में हम नहीं जा पा रहे हैं। और अगर हम बात करें लाइट की स्पीड से ज्यादा होने की टाइम ट्रेवलिंग की, तो वो तो 5th डिमेंशन का मामला आ गया। 5th के बारे में तो सोच ही नहीं सकते। कुछ मूवी बनी है जैसे इंटरस्टेलर है, एक कूपर करके मूवी है ब्रूस विलिस की। इन दोनों में इस कंसेप्ट का अपना, वैसे भी इंटरस्टेलर में टाइम डायलेशन का यूज ज्यादा हुआ है बजाय टाइम ट्रेवल के। उसमें 5th डिमेंशन दिखाई है लेकिन वो ब्लैक होल के अंदर दिखाई। तो जो ऑल आर फिक्शंस, इसलिए फिक्शंस यानी कल्पनाएं तथ्यों पे बेस्ड होनी चाहिए, तथ्यों से परे न हो। इसलिए फैक्ट जब हम जानते हैं तो हमें हमारी लिमिटेशंस पता लग जाती हैं साइंस में कि हम क्या परिकल्पना कर सकते हैं, वो फैक्ट पे बेस्ड होनी चाहिए। इसलिए फैक्ट जानना ही सत्य जानना होता है। तो फिर ये जो मूवी है ये सब टोटल फिक्शन है, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। इंटरस्टेलर मूवी में कूपर लगभग 4 या 5 या 6 घंटे के लिए एक प्लेनेट पे जाता है, जो प्लेनेट की ब्लैक होल के चक्कर लगा रहा है, और उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। इतनी ज्यादा स्पीड है कि उसके मुकाबले जो उसका प्रोब है जिसे वो छोड़ के आया है, जो उसका स्पेसशिप है, उस स्पेसशिप पे जो व्यक्ति है उसके मुकाबले वो जिस कूपर जिस प्लेनेट पे है वो प्लेनेट बहुत तेज गति से दौड़ रहा है। इसलिए वहां पे टाइम बहुत स्लो हो गया है। इतना स्लो हो गया है कि 5-6 घंटे के बाद जब वो अपने शिप पे लौटता है तो उसका जो दोस्त था वो लगभग 27 से 30 साल बड़ा हो चुका था। उसे 5-6 घंटे बीते, वो 27 साल बिता गया था। ये कंसेप्ट टाइम डायलेशन है, ये टाइम ट्रेवलिंग नहीं है। ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है हमारी। हम टाइम डायलेशन और टाइम ट्रेवलिंग में डिफरेंस नहीं कर पा रहे हैं। भागवत पुराण में एक कथा आती है, एक राजा है कुकुदमी, और राजा कुकुदमी जो हुए हैं उनकी एक पुत्री थी रेवती।
रेवती इतनी सुंदर थी, अच्छी हाइट थी, कद काठी थी, बहुत बहुत सुंदर थी, बहुत आभा अच्छी थी उसकी। तो उसने डिसाइड किया कि भाई मैं इसके लिए जो वर देखना चाह रहा हूं वो वर मुझे मिल नहीं रहा है पृथ्वी पर। लेकिन फिर भी वो कुछ वर की एक लिस्ट बनाते हैं और वो कहते हैं कि मैं ब्रह्मलोक में जाऊंगा और ब्रह्मा जी से पूछूंगा कि ये जो रेवती जो मेरी पुत्री है, इसके लिए आप ही बताएं इनमें से कौन सा वर सबसे अच्छा रहेगा। तो ब्रह्मा जी के पास वो जाते हैं उस लिस्ट को लेकर। ब्रह्मा जी के पास पहुंच के वो अपनी जो क्वेरी थी, अपना जो 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 उलझन थी मन की, वो रखते हैं उनके सामने। अब ब्रह्मा जी उसकी बात सुनकर हंस देते हैं। तो वो थोड़ा सकपका गए, बोले आप हंसे क्यों? बोले नहीं नहीं राजा, मैं आप पे नहीं हंसा हूं, मैं समय के खेल पे हंसा हूं। आप सोच रहे हैं कि आप जो लिस्ट मेरे सामने लेके आए हैं और जिन लोगों को बना के आए हैं कि ये मेरे इनमें से सुयोग्य वर कौन सा है मेरे पुत्र के लिए, आपको पता आप तो सोचते हैं कि जब आप वापस जाएंगे तो वो आपको वहां पे मिल जाएंगे। बोलो पृथ्वी पर कई लाख साल बीत चुके होंगे या कई हजार साल बीत चुके होंगे, युग बीत चुके होंगे, क्योंकि यहां का टाइम और पृथ्वी लोक का टाइम अलग अलग चलता है। यहां टाइम बहुत धीमे है। मेरा एक दिन पृथ्वी के लगभग 8,64,000 वर्ष, इस तरह इतना कुछ होता है। तो जब तुम वापस जाओगे तो तुम अपने किसी भी परिचित को, अपने राज्य को, अपनी प्रजा को, उन लोगों को पाओगे ही नहीं, वो समय ही नहीं पाओगे, समय ही बदल चुका होगा, युग ही बदल चुका होगा। और हुआ भी वैसा ही। जब कुकुद में वापस आते हैं अपने पुत्र के साथ तो आके देखते हैं कि वैसा कुछ नहीं बचा, सब बदल चुका है। वहां पर त्रेता युग चल रहा है, सॉरी द्वापर युग चल रहा है। वहां पे कृष्ण के बड़े भाई बलराम, उनसे फिर रेवती की शादी होती है। ये मिथ सही, मिथक सही, ये एक मैं नहीं मानता कि भाई इसमें कोई फैक्चुअल सत्य है, या आप भी नहीं मानोगे। मिथक ही सही है, कहानी ही सही है, किंवदंती ही सही, लेकिन अवधारणा टाइम डायलेशन की वहां है। तो सबसे कहना चाहूंगा वीडियो को पूरा देखना, अंत तक देखना। हो सकता है दो प्रकार के लोगों के वहम टूट जाएं। एक वो लोग जो साइंस की फील्ड के हैं और ये मानते हैं कि टाइम ट्रेवलिंग का जो 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 थियरी है वो पॉसिबल है, टाइम ट्रेवलिंग की जा सकती है, तो वो भी शायद समाप्त हो जाए। दूसरे वो जो इसके बिल्कुल अगेंस्ट है, जो सोचते हैं कि नहीं ये इम्पॉसिबल है, उनकी भी अवधारणा बदल जाए। क्योंकि तथ्य जिस चीज को प्रकट करते हैं, फैक्ट जो चीज हमारे सामने रिवील करते हैं, वो जरूरी नहीं है वो हो जो दोनों में से कोई भी सोच रहा है या दोनों सोच रहे हैं, वो कुछ अलग हो सकते हैं। फैक्ट की यही विशेषता है। फैक्ट जब प्रकट होते हैं तो फैक्ट हमारी सोच के अकॉर्डिंग नहीं होते, वो अपने अकॉर्डिंग होते हैं। और जब वो अपने अकॉर्डिंग होते हैं तो हमारी सोच को उसके अनुसार बदलना पड़ता है। इसलिए आप सभी से कह रहा हूं, आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को अंत तक देखना। कुछ चीजें समझ में आएंगी, कुछ चीजें नहीं भी समझ में आए। इसे टाइम डायलेशन कहा गया है, यह टाइम ट्रेवलिंग नहीं है, ध्यान रखना। आप किसी ऐसे ऑब्जेक्ट पे हो जिसकी स्पीड नियर टू द स्पीड ऑफ लाइट है, तो आपकी और उसकी स्पीड में डिफरेंस आ सकता है, जिसकी वजह से टाइम आपके लिए अलग बहेगा और उसके लिए अलग बहेगा। इसलिए आप और उनके टाइम में डिफरेंस आ जाएगा। इसे टाइम डायलेशन कहते हैं। टाइम ट्रेवलिंग का इंसिडेंट इंटरस्टेलर मूवी में एक जगह आता है लास्ट में, जब ब्लैक होल के अंदर वो फिफ्थ डिमेंशन में होता है। फिफ्थ डिमेंशन में वो कुछ परिवर्तन कर देता है, समय में कुछ परिवर्तन कर देता है, घटना में कुछ परिवर्तन कर देता है, लेकिन वो पॉसिबिलिटी सिर्फ फिक्शन है, पॉसिबल नहीं है। इसलिए वहां पे ब्लैक होल दिखाया गया कि शायद उसके अंदर ये पॉसिबिलिटी हो। क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म है, और क्रिस्टोफर नोलन हॉलीवुड के एक ऐसे डायरेक्टर हैं जो बहुत गहरी रिसर्च करते हैं अपनी किसी भी फिल्म के लिए। इसलिए उन्होंने फिक्शन भी बनाया तो उसकी भी एक प्रोबेबिलिटी दिखाई, जो कि ब्लैक होल के अंदर हो सकते हैं, क्योंकि ब्लैक होल में स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा भी स्पीड हो सकती है, क्योंकि ब्लैक होल के अंदर लाइट भी जाने के बाद वापस नहीं निकलती, जबकि लाइट की स्पीड से ज्यादा कोई स्पीड नहीं हो सकती। अब ये गुत्थी है, कैसे सुलझे ये समय बताएगा, फिजिसिस्ट समय आने पे देखेंगे क्या निकलता है। क्योंकि ब्लैक होल तो कभी कुछ जान ही नहीं सकते उसके बारे में, हम कभी कुछ जान पाएंगे ये भी संभावनाएं नहीं है। इसलिए फिफ्थ डिमेंशन में जाएंगे इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। इसलिए टाइम ट्रेवलिंग हो पाएगी ऑलमोस्ट नियर टू इम्पॉसिबल है। अब टाइम डायलेशन क्या चीज है, यह भी समझने वाली है।
इससे शायद टाइम ट्रेवलिंग और टाइम डायलेशन के बीच का जो खेल है वो पूरा हो जाए या सुलझ जाए। टाइम डायलेशन का फॉर्मूला आइंस्टाइन ने बिल्कुल दिया है, जो कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से उसने निकाला, और ये है वो फॉर्मूला। T इज इक्वल टू टी डैश अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी अपॉन सी होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है टाइम डायलेशन का जो आइंस्टाइन ने दिया। और इस फॉर्मूले को यूज करके यदि हम ये माने कि कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से हाफ, जैसे मैंने बताया अभी तक तो हम इतनी स्पीड पकड़ पाए हैं कि 3 किलोमीटर पर सेकंड चल सकें, यहां 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की बात हो रही है अगर हम टाइम स्पीड ऑफ लाइट को पकड़ना चाहें। यदि हम स्पीड ऑफ लाइट का हाफ भी कर लेते हैं, 1,50,000 किलोमीटर पर सेकंड भी अगर हमारी स्पीड हो जाती है, किसी ऑब्जेक्ट में हम जा रहे हैं, तो स्पीड ऑफ लाइट से हाफ स्पीड भी अगर हम कर लेते हैं और 10 साल तक हम उस ऑब्जेक्ट में रहते हैं, तो पृथ्वी के मुकाबले वहां पे टाइम डेफिनेटली स्लो चलेगा, क्योंकि वहां पे स्पीड ऑफ लाइट से हाफ स्पीड पकड़ ली है हमने। लेकिन 10 साल में कितना डिफरेंस आएगा? मात्र 1.5 वर्ष, 1.5 ईयर का। यानी 10 साल अगर आपके लिए बीतेंगे, आप स्पीड ऑफ लाइट से हाफ स्पीड से तैर रहे हो, तो अर्थ पे वहीं 11.5 साल बीतेंगे। अब यदि आप 20 साल ट्रेवल कर रहे हो तो 3 साल का फर्क आ जाएगा। यानी आपको यदि 20 साल बीते हैं तो पृथ्वी पर 23 साल बीत जाएंगे। इस तरह से यदि आप अपनी पूरी एज भी उस प्रोब पे या उस स्पेसशिप पे लगा रहे हो जो कि हाफ ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट ट्रेवल कर रहा है, यानी आप 20 साल के बैठे उसमें और आपको 60 साल उसमें रहे, आप 80 साल के होगे, इतनी से ज्यादा एज तो क्या होगी, 60 साल अगर आप उसमें रहते हो तो कितना डिफर आ जाएगा भाई? केवल 9 साल का। यानी आप उसमें 60 साल के होगे, पृथ्वी पर 69 ईयर्स बीतेंगे। 60 ईयर्स वहां पे, 69 ईयर्स यहां पे। यानी 20 साल के होके आप गए और 80 साल के होके आप वापस आए, यानी 11 साल का जो भाई आप छोड़ के गए थे, जो आपसे 9 साल छोटा था, वो आपके ही बराबर हो गया है। इतना सा फर्क आएगा, इससे ज्यादा फर्क नहीं आएगा। यह टाइम डायलेशन है, यह टाइम ट्रेवलिंग नहीं है। टाइम ट्रेवलिंग का मतलब तो पास्ट और फ्यूचर में ट्रेवल करना, और उसके लिए स्पीड ऑफ लाइट पकड़ना काफी नहीं है। उसके लिए स्पीड ऑफ लाइट से फास्ट चलना पड़ेगा, जिसमें टाइम रिवर्स में चल सके। यानी 4th डिमेंशन में जाने से काम नहीं चलेगा, 5th डिमेंशन में पहुंचना पड़ेगा। ध्यान रखना, फिजिक्सिस्ट या फिजिक्स से मान रही है कि हमारे यूनिवर्स का जो जड़ जगत है, ये भौतिक जगत है जो हमें विजिबल है, ये यूनिवर्स का केवल 4% है। इसलिए हम अभी कुछ भी नहीं जानते हैं। इसमें 23% जो है डार्क मैटर बताया जाता है, और इस डार्क मैटर का कंसेप्ट को सुलझाने की जो गुत्थी निकलती है ना, वो यहीं से निकलती है। उसको ये 4th और 5th डिमेंशन में माना जा रहा है डार्क मैटर। दैट्स व्हाई इट डजंट इंटरैक्ट विद द लाइट। इवन लाइट से भी इंटरैक्ट नहीं करता है ये समस्या है। तो अगर वो लाइट से भी इंटरैक्ट नहीं कर रहा तो डेफिनेटली वो किसी और डिमेंशन में है, किसी और आयाम है। लेकिन मैं आपके सामने 4th डिमेंशन का आयाम ही खोलूं तो भी आप हैरान कर देने वाली बातें सामने आएंगी। जब 4th डिमेंशन की बात आती है, जब स्पीड ऑफ लाइट की बात आ जाती है, तो एक नया फिजिसिस्ट फ्रेम में आ जाता है, पीटर हिग्स। ये क्वांटम फिजिक्स चल पड़ी यहां पे। क्वांटम फिजिक्स में बेसिकली एक स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स बनाया गया। इस स्टैंडर्ड मॉडल में लगभग 16-17 पार्टिकल माने गए, जिसमें से आपके पार्टिकल्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक बोसॉन और दूसरा फर्मियन। और फर्मियन भी 2 प्रकार का बताया गया, ठीक, एक लेप्टॉन और एक क्वार्क्स। 6 क्वार्क्स, 6 लेप्टॉन। लेप्टॉन्स में आपके इलेक्ट्रॉन वगैरह आ जाते हैं। अब ये जो 6 क्वार्क्स हैं और 6 लेप्टॉन हैं, ये 12 जो पार्टिकल हैं, और 4 आपके जो बोसॉन पार्टिकल हैं, इनमें प्रॉब्लम ये है कि जब इनको सॉल्व करने की
कोशिश की जा रही थी, तो उसमें यह पाया गया कि इनमें एक सिमेट्रिकल रिलेशन है। सिमेट्री का मतलब इनमें एक रूपता है, बिल्कुल एक रूप है ये। यानी कि इसको इस तरह से समझो कि एक डब्बे में 16-17 बॉल डाल दी गई है, बिल्कुल एक्यूरेट, एक वेट की, एक कलर की, एक ही मैटर से बनी हुई, एक ही सॉलिडिटी उनमें, तो उनमें आपस में सिमेट्रिकल रिलेशन है। उनका ये सिमेट्रिकल रिलेशन टूटता कब है? अब मैं ऊपर से उन सब बॉल के ऊपर गोंद डाल रहा हूं, चिपकने वाला गोंद, तो वो गोंद किसी बॉल के ऊपर ज्यादा पड़ रहा है, किसी बॉल के ऊपर कम पड़ रहा है, और जिस बॉल के ऊपर ज्यादा पड़ रहा है वो बॉल भारी हो गई है, जिसके ऊपर कम पड़ रहा है वो कम भारी हो गई, जिसके ऊपर पड़ा नहीं है वो बिल्कुल भारी नहीं हुई है, वैसे की वैसी है। तो उनकी जो एक रूपता थी ये टूट गई। ये प्रॉब्लम आ रही थी इसमें। सिंपल भाषा में 3 प्रॉपर्टीज मानी गई हैं किसी भी पार्टिकल की, एक स्पिन, एक चार्ज और तीसरी मास। वहां पे यह बात निकल के आ रही थी, मास जो है इन पार्टिकल की ओरिजिनल प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि मास को कैलकुलेट करते ही इन पार्टिकल के साथ इन पार्टिकल का नेचर, बिहेवियर एकदम वियर्ड हो जाता है, बदल जाता है, इनकी सर्टेनिटी खत्म हो जाती है, इनकी सिमेट्रिकल रिलेशन जो है वो एंड हो जाता है, इनकी सिमेट्री ब्रेक हो जाती है। यानी कि जैसे ही हम उनमें मास डाल रहे हैं वो एक रूपता के साथ व्यवहार नहीं कर रहे हैं, मास नहीं है तो सारे बिल्कुल एकदम सही चल रहे हैं। तो ये पाया गया, पीटर हिग्स ने 1964 में अपना 2 पेज का पेपर प्रस्तुत किया, जिसमें मैथमेटिकली उसने ये कैलकुलेट करके बताया कि ये पार्टिकल्स की जो ओरिजिनल प्रॉपर्टी है वो केवल चार्ज और स्पिन 2 ही है। मास इन पार्टिकल्स की ओरिजिनल प्रॉपर्टी नहीं है। मास मतलब द्रव्यमान, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, मास बढ़ना घटना। अब ये जो ओरिजिनल प्रॉपर्टी का मामला निकल के सामने आया, इस ओरिजिनल प्रॉपर्टी के बारे में उसने जो रिसर्च आर्टिकल पब्लिश किया उसमें इसने ये कहा कि मास किसी और जगह से आ रहा है इनके अंदर, जिसे उन्होंने नाम दिया, कोई फील्ड, हिग्स फील्ड बोल दिया। अब ये चीज 1964 में प्रपोज की गई थी, किसी ने स्वीकार नहीं की, कोशिशें चलती रही। जुलाई 2012 में सर्न की लैब में उस पार्टिकल को डिटेक्ट कर लिया गया, उस हाइपोथेटिकल पार्टिकल को पकड़ लिया गया जिसकी कल्पना करके पीटर हिग्स ने बताया था, और इस खोज के लिए फिजिक्स का नोबेल प्राइज 2013 में पीटर हिग्स को मिला। यानी ये प्रूव हो गया कि अपनी ओरिजिनल सेंस में ये पार्टिकल मासलेस हैं। मास इनको प्रोवाइड किया जाता है कहीं और से, और जब मास प्रोवाइड होता है तब जाके ये दुनिया बनती है आपका, या प्लैनेट्स, आपके ग्रह उपग्रह, सब प्लैनेट्स, आपकी पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, पहाड़, जंगल, नदियां, ये सब का सब पूरा यूनिवर्स जो भी फिजिकल है, जो भी जड़ है, जो भी भौतिक है, वो तब बनता है जब इन पार्टिकल्स में मास देता। हम सब बने तो पार्टिकल्स के ही हैं, अब सिंपल भाषा में उन्हें एटम्स कह लो, लेकिन उनमें मास तो है ना, द्रव्यमान तो है ना। वो द्रव्यमान उनका है ही नहीं, वो कहीं और से आ रहा है। तो यदि उनमें द्रव्यमान नहीं है तो वो सब के सब एक ऐसी स्टेट में हैं जो कांस्टेंट स्पीड पर ट्रेवल कर रहे हैं, जो स्पीड ऑफ लाइट पर ट्रेवल कर रहे हैं। और जब स्पीड ऑफ लाइट पे कोई ट्रेवल कर रहा है तो ट्रेवल कर ही नहीं रहा है, क्योंकि आइंस्टाइन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी के 2 कॉन्सिक्वेंस, पहला टाइम डायलेशन, दूसरा लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। यानी जितनी स्पीड बढ़ती चली जाएगी उतनी उस ऑब्जेक्ट की लेंथ छोटी होती चली जाएगी, और टाइम जो कांस्टेंट स्पीड है उस पर जाके लेंथ बिल्कुल छोटी हो जाएगी, एक पॉइंट में सिमट जाएगी, क्योंकि टाइम वहां पे 0 हो जाएगा। तो लाइट कहीं जा ही नहीं रही है, लाइट तो इस पॉइंट में सिमट चुकी है, लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी है पूरी तरह से। यानी लाइट के लिए कितना भी बड़ा यूनिवर्स है, इंस्टेंटली वो यहां है, इंस्टेंटली वो वहां है, बिना टाइम लिए। तो लाइट के लिए यूनिवर्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। लाइट के लिए इतना और बहुत बड़ा दोनों इक्वल हो गए, वहां पे स्पेस भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो लाइट की स्पीड पे कोई भी पार्टिकल हो सकता है यदि उसमें मास ना हो। पीटर हिग्स कहता है मास कहीं और से प्रोवाइड किया जाता है, और मास नहीं है तो सारे के सारे पार्टिकल जितने भी हैं, क्वार्क्स हैं या अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं या आपके बोसॉन्स पार्टिकल्स हैं, ये सारे के सारे क्या है, मासलेस हैं। और अगर ये मासलेस हैं
तो ये दे आर सिमिलर लाइक 410। तो ये स्पीड ऑफ लाइट पे ट्रेवल कर रहे हैं, ट्रेवल कर ही नहीं रहे हैं, तो मतलब यूनिवर्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। ये फोर्थ डिमेंशन है। यहां पे आपका जो यूनिवर्स है, जिसे आप यूनिवर्स कहते हो, जो मैसिव चीजें हैं, जो मास से बनी हुई चीजें हैं, जो भौतिक चीजें हैं, जो जड़ चीजें हैं, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही हैं। स्पीड ऑफ लाइट पे वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। वो स्पीड ऑफ लाइट नहीं है, वो कांस्टेंट है। और उस फोर्थ डिमेंशन, उसे अगर सही शब्द दिया जाए तो उस फोर्थ डिमेंशन में यूनिवर्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो जब आप फोर्थ डिमेंशन में जाते हो तो ये मैसिव तो सब खत्म हो गए, ये तो है ही नहीं, इनके साथ तो कोई इंटरेक्शन ही नहीं है, वो अलग ही डिमेंशन है, उसका हमें पता तक नहीं है। और इसी सेंस में ये जो ब्रह्मांड है, ये इल्यूजन, भ्रम, जगत, माया, फलाना ढिकाना हो जाता है। इसी सेंस में प्लेटो का कंप्यूटर सिमुलेशन, शंकराचार्य का कंप्यूटर सिमुलेशन, ये ब्रह्म जो है पूरा का पूरा अविद्या है, ये चीजें निकल के आ जाती है। तो ये साइंस प्रूव करके बता रहा है आपको। तो जो जगत की हम बात कर रहे हैं, जो इस थ्री डिमेंशनल वर्ल्ड, हमारा जो मास से बना हुआ ये जो जगत है, इससे जो चौथे जगत की जो हम बात कर रहे हैं, वो जगत तो बिल्कुल ऐसा है ही नहीं जैसे जगत में हम रह रहे हैं। वो तो पता नहीं क्या है, वी डोंट नो इवन। बस इतना पता है कि वहां पे मास नहीं है। मास नहीं है तो वहां पे क्या है, नोबडी नोज। और फिलोसफी में जब कहा जाता है कि ईश्वर बियॉन्ड टाइम है, ईश्वर अभौतिक है, या आत्मा बियॉन्ड टाइम है, आत्मा अभौतिक है, तो कहीं ना कहीं उस आध्यात्मिक जगत की झलक प्रकट हो जाती है। आपका ये साइंस का जो फोर्थ डिमेंशनल वर्ल्ड है, चौथे डिमेंशन का जो जगत है, या फिफ्थ डिमेंशन का जगत है, यही आपका स्पिरिचुअल जगत है, जिसे फिलोसफी या धर्म में आध्यात्मिकता कहा जाता है। ये एक कंपैरिजन है बस मेरा, मैं कुछ क्लेम नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो क्लेम करते हैं ये चीज, और साइंस इस चीज को मान के बता रहा है, प्रूव करके बता रहा है। तो मुद्दा वही टाइम ट्रेवलिंग। हाउ इज इट पॉसिबल? पॉसिबल ही नहीं है टाइम ट्रेवलिंग, किसी भी तरह से पॉसिबल नहीं है। क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट पे पहुंचने के बाद, अकॉर्डिंग टू लॉ, स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा स्पीड हो ही नहीं सकती। वहां पे यूनिवर्स बहुत अलग तरह का रूप ले लेता है। अब अगर हमें टाइम ट्रेवलिंग करनी है तो स्पीड ऑफ लाइट का प्लस हमें करना पड़ेगा, 3 लाख किलोमीटर से पर सेकंड से ज्यादा की स्पीड हमें गेन करनी पड़ेगी। और वो स्पीड गेन करने के बाद ही हम टाइम में रिवर्स चल सकेंगे, और वो तभी पॉसिबल है जो मासलेस चीज से हम एंटी मास में एंटर कर जाएं, वहां पे टाइम रिवर्स में चलने लगेगा। क्योंकि एंटी मैटर इस मैटर से बिल्कुल अपोजिट बिहेव करेगा, एंटी बिहेव करेगा। लेकिन वो भी अपना एक वर्ल्ड होगा, लेकिन ये दोनों एक जगह तो नहीं मिल सकते। सो ये सारा खेल बड़ा ही विचित्र है, बड़ा अजीब है, दिमाग हिला देने वाला है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, कुछ समझ में आया, कुछ देके गया, तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। और क्वेश्चन के लिए कमेंट खाली, कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह का आप पूछ सकते हैं, या जिस पर्टिकुलर विषय पे आपको वीडियो चाहिए, फिलोसफी का या मेरी लिमिट की जो साइंस है, जो मैं जानता हूं उस लिमिट की साइंस का अगर चाहिए तो मैं बना के दे सकता हूं आपको। फिलोसफी का तो कोई भी हो, कोई इश्यू नहीं है, तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।